सर एक कॉमन क्वेश्चन जो इंटरनेट पे है कि मुझे ही क्यों होती है एक्ने? छोटी सी फुंसी जिसको हम बोलते हैं उससे स्कार तक का सफर कैसे होता है? तो मैं उनको यही समझाता हूँ, बेटा आप एकदम से 26 27 के तो हो नहीं जाओगे, अभी एक्ने आप ट्रीटमेंट करोगे ठीक हो जाएगा। सर कोई होम रेमेडी है एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए? अब वो कहता है कि भैया कभी ठीक होगी या जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। हेलो ऑल, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में जिसमें हम आज बात करेंगे स्किन केयर के बारे में। डू यू नो अपीयरेंस हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सोशल इम्पैक्ट एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी, एंड स्किन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर अपीयरेंस। हम जनरली बात करते हैं डायबिटीज़ की, हार्ट डिसीज़ की, बोन केयर की, बुढ़ापे की, बट वी डोंट टॉक अबाउट स्किन केयर। सो आज हम बात करेंगे विद डॉक्टर अर्चिता अग्रवाल हु इज़ द लीडिंग स्किन स्पेशलिस्ट ऑफ फरीदाबाद, एंड जानेंगे उनसे कि स्किन को कैसे हेल्दी एंड ग्लोइंग रख सकते हैं। एक्नी इज़ वेरी common disease. I think I was reading some article that around 80% of young individual between 15 to 25 year of age suffer from some kind of acne, and acne affect your face, chest and back. So what is acne, sir, and what are the causes of acne? So acne, normally what happens is we have to visualize our body as we have oil glands only in the upper body. The nipple line is imaginary line. Above this line, like upper chest, upper back, shoulder area, face, scalp, these are the areas which have sebaceous glands. Other body has sweat glands, not Okay. the oil glands. These sebaceous glands are working on the signal of sexual hormones or testosterone or even other sexual hormones. And once these sexual hormones trigger these oil glands, they produce oil, and this oil is thrown out in the onto the skin, and these oil glands are attached to the hairs. Okay. So these oil glands are just present in vicinity of the hairs, and this oil it travels with the hair onto the skin. And once the skin is producing a large number of oil, large quantity of oil due to the hormonal influence, this oil becomes clogged, and this forms pimples, and sometimes these pimples can get infected also, and then leave scars or marks. So that is the theory behind acne. परफेक्ट सर, इन्फेक्शन पे मैं बाद में आऊँगा। सर एक कॉमन क्वेश्चन जो इंटरनेट पे है कि मुझे ही क्यों होती है एक्ने? मतलब इज देयर एनीथिंग जेनेटिक? मतलब There is a genetic tendency, like if our father or mother has acne, there is a chance that we will also face acne. That is due to the receptor sensitivity. Like the receptors are there on the oil glands, and these are everybody is having oil glands, everybody is having receptors. But will these receptors become active or not is determined by our genetics. And similarly, I would also like to tell the viewers that tendency of scarring is also genetic. Like similarly, we ask ourselves one question that everybody is having acne, but why did only I had acne scars? So that is our body's healing tendency, that it left behind scars. तो सर इसमें एक्चुअली व्यूअर्स के लिए ही मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है इसमें पहले पेप्यूल बनता है, फिर पेस्ट्यूल बनता है, फिर नोड्यूल बनता है, फिर सिस्ट बनता है। सो सर ये एक्नी की एक छोटी सी फुंसी जिसको हम बोलते हैं उससे स्कार तक का सफ़र कैसे होता है? मतलब बट हाउ इज द डिसीज प्रोग्रेसिंग? हाँ, सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्ने इज कोमेडोन, या फिर जिसको हम ब्लैक हेड वाइट हेड बोलते हैं। हाँ हाँ। तो बेसिकली अगर ये आपका हेयर है, तो इसके आसपास, हेयर के आसपास एक नाली सी रहती है, मतलब हेयर के आसपास एक कनाल रहती है, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि ऑयल पोर होके आता है ग्लैंड से, फिर इससे वो ट्रेवल करके बाहर जाता है सरफेस पे। तो ये जो कैनाल है हेयर के आसपास, इसके अंदर स्किन शेड होती रहती है। तो जब ये स्किन शेड होती है और साथ में ऑयल, दोनों मिलके एक प्लग टाइप का बन जाता है, जो कि उसको पोर को क्लोज कर देता है, ब्लॉक कर देता है। हाँ। तो अगर तो वो प्लग जो है बाहर से दिखाई दे रहा है हमें आई से, तो वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, क्योंकि उस पर हवा लगेगी, तो वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से ब्लैक हो जाएगा। तो उसको ब्लैक हेड बोलते हैं, जिसको हम पॉप भी कर सकते हैं। तो वो एक मटेरियल सा निकल के आता है, जिसका ऊपर का टॉप जो है वो ब्लैक होता है और अंदर से वो व्हाइट होता है। हाँ, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जो उसका टॉप है, इसलिए वो ब्लैक हेड या ओपन कोमेडोन है उसका नाम। अगर कहीं बार ये पूरा का पूरा जो है ऊपर से दिख नहीं रहा है, मतलब ऊपर से स्किन से कवर्ड है, तो उसको हम क्लोज्ड कोमेडोन या फिर व्हाइट हेड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है एक्ने का। अगर अब ये ठीक नहीं हुआ इस स्टेज पे, तो ये सेकंड स्टेज में प्रोग्रेस कर जाएगा। उसमें क्या है कि दाना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसको पेप्यूल बोलेंगे। और हमारे स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्ने होता है, जो इन्फेक्ट कर देता है इस दाने को। तो जब उसको इन्फेक्ट कर देता है दाने को, तो उसमें पस बनना शुरू हो जाता है।
तो वो जो पहले स्किन कलर का दाना था अब वो पस वाला या वाइट कलर का दाना बन जाएगा, तो उसको पस्ट्यूल बोलेंगे। और अभी भी अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसके अंदर क्या है कि एक गांठ सी बननी शुरू हो जाएगी, एक फाइब्रोटिक रिएक्शन या एक लंप टाइप का बनना शुरू हो जाएगा, जो कि फील भी होता है कि ये लंप बन गया है, तो वो गांठ जो है वो नोड्यूल हो जाता है। तो नॉर्मली जो स्कारिंग होती है वो नोड्यूल स्टेज के बाद होती है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा पस्ट्यूल या पस वाले दाने बहुत हों या हम उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करें, खुद से फोड़ते रहें, तो उनके निशान बन जाएंगे। और ज़्यादातर अगर किसी को नोड्यूल्स बन रहे हैं और वो उसके ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उसके बाद फिर वो हील होने के बाद स्कार देते हैं। वंस अ स्कार हमेशा स्कार ही रहता है, तो हमें प्रिवेंट करना है उस चीज़ को प्रिवेंट करना है जी। तो सर बैक्टीरिया का नाम एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेक अगेन, प्रोपायोनिबैक्टीरियम एक्नी, सो ये सब लोगों को याद करना होगा। सो सर व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, सबसे पहले क्या करना है? देखिए, जो रिस्क फैक्टर्स हैं एक्ने के लिए उस चीज़ को आपको रिमूव करना है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर में डैंड्रफ बनता है, यू नीड टू यूज़ अ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, यू नीड टू कट डाउन ऑन योर हेयर ऑयल्स, है ना। एक्ने इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रेस एंड डाइट। तो डाइट जो है हमारा हाई ग्लाइसेमिक डाइट नहीं होना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक डाइट से हमें ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और एक्ने ट्रिगर होता है। तो हमें हाई ग्लाइसेमिक मतलब हाई शुगर इंटेक कम करना है। हाँ, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद फेस वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया कि क्लॉग हो जाएगा पोर और ऑयल जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है, तो एटलीस्ट हमें ऑयल को वॉश करना है। तो कुछ फेस वॉशेस जिनके अंदर पर्टिकुलरली बेंजोइल पेरोक्साइड है या सैलिसाइलिक एसिड है, ये कॉमन केमिकल्स आपको सुनने में मिलेंगे जो एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, तो फेस वॉश में भी ये होते हैं। तो दीज आर इफेक्टिव इन वॉशिंग द ऑयल्स, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हाँ। सो सर एक्चुअली एक कमर्शियल क्वेश्चन है कि मार्केट में दो तरह के, एक कहता है कि मेरे में सैलिसिलिक एसिड है, एक कहता है बेंजोइल पेरोक्साइड है, व्हिच इज बेटर? See, what I suggest my patient is use something which is try something which is very gentle. हाँ। now अब नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते पता नहीं, लेकिन जैसे कुछ फेस वॉश है, इफ दे आर एडिंग सम ग्लिसरीन टू इट, उसमें चाहे सैलिसाइलिक एसिड हो, उसमें अगर ग्लिसरीन हो, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी जाएंगे तो ऑल्सो यू विल बी डिस्टर्ब विद द ड्राइनेस दैट द फेस वॉश इज कॉजिंग, है ना। रेडनेस हो जाएगा या बहुत ड्राइनेस हो जाएगा और वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे आप, ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें ऐसा कोई बैलेंस्ड अप्रोच हो कि हल्का सा अगर ग्लिसरीन मिला हो, है ना, तो स्टार्ट विथ समथिंग वेरी माइल्ड एंड मतलब फिनिश वन बॉटल। इफ आपको वही सूट कर रहा है देन दैट इज बेस्ट फॉर यू, अदरवाइज यू कैन चेंज एंड शिफ्ट टू समथिंग मोर एग्रेसिव। नॉर्मली बेंजोइल पेरोक्साइड हमें लगता है कि ज़्यादा एग्रेसिव है। कई पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड से, पर्टिकुलरली फेस पे, इन कंपैरिजन टू सैलिसाइलिक एसिड। So salicylic acid base which have some moisturizer like glycerin included into it. And even now companies are coming with mandelic acid, lactic acid. These are even gentler than salicylic acid. Okay. Mandelic acid, lactic acids. Okay. Gentler है। सर कोई होम रेमेडी है एक्नी को प्रिवेंट करने के लिए? कोई उबटन, कुछ हल्दी, कुछ ऐसा? ये बोलते हैं ना क्ले, जो ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ हमारे इंडिया में भी टेंडेंसी रहता है मुल्तानी मिट्टी। हाँ, तो मुल्तानी मिट्टी या क्ले थेरेपी जो होती है ना, इससे थोड़ा बहुत ऑयल कंट्रोल होता है टेम्परली। तो उसको कभी कभी कर सकते हैं, मतलब अपने रूटीन में वीकली वंस एक डाल सकते हैं। बाकी होम रेमेडीज कई बार नुकसानदायक भी होती हैं, जैसे आजकल इंटरनेट पे कुछ भी आ जाता है और कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो जैसे पर्टिकुलरली कई बार कुछ भी लिख देते हैं, टूथपेस्ट लगा लो, कई बार कुछ बोल देंगे कि लेमन लगा लो, तो इट एंड्स अप इन रिएक्शंस टू द फेस, है ना। हाँ, तो उससे चेहरा लाल हो जाएगा, स्किन निकलने लग जाएगी, एंड फिर उसको ठीक करो पहले बैठ के। तो प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं है, कम करना है। सर एक फेस वॉश पे तो हमने बात कर ली, एक सर व्हाट टू अप्लाई ऑन फेस। कुछ लोग ऑयल, अभी भी हम कोकोनट ऑयल बहुत यूज करते हैं, या वर्सेस मॉइस्चराइजर? देखिए, कोकोनट ऑयल तो कोकोनट ऑयल ही है। मॉइस्चराइजर में बहुत सारी वेराइटीज हैं, मतलब कोकोनट ऑयल में भी ऑब्वियसली हैं, लेकिन बेसिकली कोकोनट ऑयल में ज़्यादा वेरिएंट नहीं है। मॉइस्चराइजर में हमारे पास वाटरी मॉइस्चराइजर्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीसी मॉइस्चराइजर हैं। तो एक्ने में हम ऐसा कुछ चाहेंगे जो कि पोर्स को और क्लॉग ना करे, बट लेकिन हाँ, ये भी है कि वो मॉइस्चराइज भी करे लेकिन क्लॉग ना करे। तो जहाँ पे भी ऑयल आ जाता है या फिर जहाँ पे लिखा होता है पैराफिन, ये सारी जो चीज़ें ये ब्लॉक करती हैं पोर्स को और एक्ने को ट्रिगर करती हैं। तो हम इनसे बचना चाहते हैं। हम ये माइल्ड जो वाटर बेस्ड थोड़े मॉइस्चराइजर्स होते हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड लिखा हो या सेरामाइड लिखा हो, इस टाइप के जो हैं वो ज़्यादा
आपको सूट करेंगे अगर आपको एक्ने हो रहा है तो, जेल बेस्ड। परफेक्ट सर। सो नाउ विल गो टू ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। सर अब क्वेश्चन ये है कि जिसको एक्ने हो गया है, अब वो कहता है कि भैया कभी ठीक होगी या जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। हाँ, ये पेशेंट्स का भी कॉमन क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स या यंग टीनेजर्स आते हैं उनके साथ पेरेंट्स आते हैं उनका। हाँ। तो दो तरह के पेरेंट्स भी आते हैं, दो ये क्वेश्चन नहीं है आपका। एक तो होते हैं जो बोलते हैं ये तो नॉर्मल है, इसका क्या ट्रीटमेंट कराना है, छोड़ो ये तो हमारे को भी हुआ था। और कुछ ऐसे होते हैं 2000 मोर बॉदर्ड कि भाई कुछ आगे क्या होगा, कैसे होगा, स्कार तो नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है एक न्यूट्रल अप्रोच रखनी चाहिए, ना बहुत नेगेटिव ना बहुत एक्सट्रीम। नेगेटिव मतलब कि बहुत ज़्यादा केयरलेस होने से क्या होता है कि एक्ने जो कि ट्रीटेबल है आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो टाइम में और स्कार ले रहे हो। और बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ने से क्या है, यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो, एक भी एक्ने निकलता है वो इंटर्न एक्ने कॉज कर रहा है। तो उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक्ने मतलब आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो करना है, इट विल वर्क, एंड उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करना है। हाँ, क्योंकि लोगों को बड़ा साइकोलॉजिकल हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, पीपल डोंट वांट टू गो आउट, सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं। वो थोड़ा जो जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया और स्ट्रेस कॉजेज एक्ने अगेन। हाँ, स्ट्रेस कॉजेज एक्ने। तो So, हमारा क्वेश्चन क्या था कि सर पहला ट्रीटमेंट मतलब इज इट ट्रीटेबल? इट इज़ डेफिनेटली ट्रीटेबल। जो क्वेश्चन है कि ट्रीटेबल है या नहीं है, नॉर्मली अगर 15-16 ईयर्स का कोई बच्चा है मेरे पास, तो मैं उनको यही समझाता हूँ, बेटा आप एकदम से 26-27 के तो हो नहीं जाओगे। इट विल टेक अराउंड 10 ईयर्स कि भाई आप धीरे धीरे बड़े हो गए। तो आपके जो हार्मोन्स हैं, दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड दिस विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑयल टिल यू आर 25। तो अभी एक्ने आप ट्रीटमेंट करोगे ठीक हो जाएगा, एंड इफ़ यू स्टॉप द ट्रीटमेंट या इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट आफ्टर दैट, ये दोबारा भी रिटर्न हो सकता है टिल यू मैच्योर इनफ कि आपके हार्मोन्स सेटल हो जाएं एंड यू स्टॉप गेटिंग एक्ने। तो आपको एक मेंटेनेंस करना चाहिए आफ्टर यू कंप्लीट योर एक्टिव ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस इन द फॉर्म ऑफ यू कंटिन्यू विद द फेस वॉश, एक लाइट मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन, है ना, इस तरह का आप चीज़ें आप कंटिन्यू रखिए सो दैट इट डज नॉट कम बैक। So sir, what is the active treatment? What are the part of active treatment? So there is three things. One is topical treatments जो लगाने की हैं, there is oral medications, and then there are procedures. So जो topical हैं, these are antibiotics like clindamycin gel, and then there is retinoids like adapalene, and then there is benzoyl peroxide. तो ये ज़्यादातर ये होते हैं। ओरल में इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ एक्ने कि भाई कितना सीवियर एक्ने है। अगर बहुत ही माइल्ड है तो ओरल देने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सीवियर है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं हम, और बहुत सीवियर है खासकर सिस्टिक एक्ने है तो उसमें हम ओरल रेटिनॉइड्स देते हैं, आइसोट्रेटिनोइन। हाँ, और जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स सबको जरूरत नहीं होती है। अगर थोड़ा सीवियर है या अगर रिस्पॉन्स स्लो कर रहा है देन पीलिंग इज वन ऑफ द, केमिकल पीलिंग इज वन। केमिकल पीलिंग क्या होता है सर? काफ़ी पॉपुलर है। हाँ, तो केमिकल पील बेसिकली एक बहुत एंशिएंट टेक्निक है। इसके अंदर बुक्स में भी लिखा है कि पहले के ज़माने में क्लियोप्टेरा जो थी वो मिल्क से, सोर मिल्क से नहाती थी ग्लो के लिए। तो उसी चीज़ को साइंटिफिक उसमें पुट करके स्टडी करके केमिकल पील्स बने हैं। अलग अलग तरह के पील्स होते हैं जिनका अलग अलग एक्शन होता है स्किन पे और अलग अलग तरह से वो काम करते हैं। तो जैसे हम एक्ने की बात कर रहे हैं, इसमें अगेन सैलिसाइलिक एसिड पील्स आर इफेक्टिव। और ये क्या करते हैं, दे श्रिंक द ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स को श्रिंक करते हैं तो ऑयल प्रोडक्शन कम होता है जिससे कि नए एक्ने निकलने बंद होते हैं। एंड दे शेड द स्किन, ऊपर से डेड स्किन को हटाते हैं, सुपरफिशियल स्किन को हटाते हैं, तो मार्क्स वगैरह कम करते हैं, पोर्स जो क्लॉग है उनको खोलते हैं, एंड थोड़ा बहुत ये बहुत मिनिमम इफेक्ट करते हैं स्कारिंग पे भी। जो गड्ढे पड़ गए हैं उन पे थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, लेकिन मेनली इनका इफेक्ट आता है नए एक्ने को रोकने में, पुराने एक्ने और उनके मार्क्स को हटाने में। ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन सर। आपने समय निकाला एंड यू गिव अस अ लॉट ऑफ टिप्स टू मेंटेन द स्किन ग्लोइंग। वेलकम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। ओके।